हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 की सीरीज़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी या भूगोल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखे जाते हैं, इससे पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी को समझना, पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एनसीईआरटी किताब से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। तो यानी कि एनसीईआरटी पढ़ना इस सब्जेक्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस की मिनी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है इस टाइम पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरएआरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, बहुत ही प्राइम बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए भी फुल प्रिपरेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आप ले सकते हैं, डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं और आज हमें चैप्टर 5 से पढ़ना है, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं। इससे पहले चैप्टर 4 में जितनी भी क्रॉप्स थी, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, कॉफ़ी प्लांट किस तरह से डिस्कवर हुआ, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग से। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था, जो खेतीबाड़ी को बिलोंग करता था, वो चीज़ें हमने काफ़ी पढ़ी हैं। अब हम सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो उद्योग का सेक्टर है, इंडस्ट्री का सेक्टर है, उसमें देखते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या जो मैन्युफैक्चरिंग की, जो मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो माध्यमिक गतिविधियां हैं या विनिर्माण है। तो ये क्या कर रहा है, ये रॉ मटेरियल को यानी कि कच्चे माल को ऐसे प्रोडक्ट्स में तब्दील कर दे रहा है जिसकी वैल्यू लोगों के लिए ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह से मान के चलिए कि आपको अनाज मिला, गेहूँ मिला प्राइमरी सेक्टर से यानी कि खेती करने के बाद, लेकिन उस आटे को या उस मैदे को आपने कन्वर्ट कर दिया बिस्किट के अंदर। तो वो बिस्किट में बिस्किट ऐड करने से या बिस्किट बनाने से उससे क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट तो गेहूँ ही है, लेकिन उस गेहूँ में वैल्यू और ज़्यादा ऐड हो गई, यानी कि जो बिस्किट है वो ज़्यादा महंगा बिकेगा। द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है यानी कि बिस्किट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। अब मान लेते हैं कॉटन है, कपास है, उस कपास का अपने आप में कुछ इस्तेमाल है, लेकिन उसको कपास को अगर आप थ्रेडिंग करके धागा बनाते हैं, उस धागे से फिर आप यान बनाते हैं और यान को हम इस्तेमाल करें कपड़े बनाने के लिए, उस कॉटन से शर्ट बना दें, जीन्स बना दें, पैंट बना दें, अलग अलग चीज़ें बनाएं या चद्दरें बना दें, तो उस कॉटन का हम बेहतर से इस्तेमाल कर सकते हैं और भी दूसरे रूपों में। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ, उद्योग क्या है अपना में, उद्योग एक अपने आप में आर्थिक गतिविधि है दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इस वो किस चीज़ से कंसर्न है, गुड्स के प्रोडक्शन से, यानी कैसे कैसे हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को जो खनिज हैं उनको किस तरह से निकालना है, और उनकी सर्विसेज किस तरह से करनी है। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर हम देखें तो आयरन स्टील इंडस्ट्री है भारत में गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, कोल माइनिंग इंडस्ट्री है कोल के एक्सट्रैक्शन के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री है जो कि अपना में सर्विस प्रोवाइडर है। इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन देखें, यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इंडस्ट्रीज़ किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकते हैं, रॉ मटेरियल्स की बेसिस पे वो क्लासीफाई किए जा सकते हैं कि उनमें किस तरह का रॉ मटेरियल किस इंडस्ट्री में लगता है, कच्चा माल किस तरह का लगता है, उस इंडस्ट्री का साइज़ क्या है,
बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्या जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हम बात करें, कोई आपको कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना हो तो उसका जो प्लांट होगा वो बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आपको एक छोटा कुछ काम करना हो तो उसके लिए छोटा प्लांट भी लग सकता है। ऑनरशिप, कैसी ऑनरशिप है? सरकारी है, यानी कि पब्लिक है, या प्राइवेट लोगों ने खोल रखी है, प्राइवेट है, या कम्युनिटी ने मिलकर खोल रखी है। तो सहकारी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव भी हो सकती है। तो किस तरह की उसकी ऑनरशिप है उस इंडस्ट्री की, इस चीज़ के भी ऊपर जो ऑनरशिप है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कोई कंपनी। तो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, ऐसा हो सकता है कि खेती पे बेस्ड हो वो इंडस्ट्री। जैसे कि अगर हम माने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो सीधी सीधी एग्रो बेस्ड है। फिर मिनरल बेस्ड है, कोई ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है जो मिनरल्स पे डिपेंड हो, जैसे कि आयरन एंड स्टील। अगर लोहा अयस्क निकलेगा, आयरन और निकलेगा, मिनरल निकलेगा, तभी लोहा बनेगा, उससे स्टील बनेगा। मरीन बेस्ड है, यानी कि समुद्री जो जीव हैं उनके ऊपर बेस्ड है। एंड फॉरेस्ट बेस्ड, कि जंगलों पे बेस्ड है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज, यानी कि जिस जिस बेसिस पे वो रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं उस बेसिस पे वो इंडस्ट्री डिफाइंड है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल के रूप में किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किसको इस्तेमाल कर रही हैं? किसी भी प्लांट को या एनिमल को। तो फूड प्रोसेसिंग हुई, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हुई। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को ये इस्तेमाल कर रही हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिनरल्स को इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे कि आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, तो आयरन हम कहाँ से बना रहे हैं? आयरन ओर से बना रहे हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम अगर निकालना है तो उसके लिए बॉक्साइट चाहिए। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। जैसे कि अब उस लोहे का इस्तेमाल हम पहले तो हम आयरन ओर से लोहा अयस्क से लोहा निकालेंगे, और उस लोहे का इस्तेमाल फिर हम अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं। बहुत हैवी मशीनरी बनाने के लिए कर सकते हैं। लोहे का इस्तेमाल हम बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। रेलवे के डब्बे बनाने में, रेलवे की पटरियाँ बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो समुद्र हैं, महासागर हैं, उनमें से चीज़ों को यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए? मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल आर सम एग्जांपल्स। तो हमने देखते हैं कि इंटरनेशनल, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बाज़ार है किसका? फ़िश ऑयल का। तो फ़िश ऑयल पे हम देखें तो सैल्मोनेला करके एक फ़िश आती है, सैल्मन फ़िश आती है। तो जो सैल्मन फ़िश है उसका मार्केट बहुत ज़्यादा है। बॉडी में दिक्कतें अगर होती हैं, हड्डियों में दर्द है किसी के, तो वहाँ पे कहा जाता है कि आपको सैल्मन फ़िश का ऑयल खाना चाहिए, पीना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ताकतें आ सकें। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। तो जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इस्तेमाल करती हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, अब देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, जहाँ से कागज़ बनता है। अगर हम देखते हैं कनाडा में बहुत बड़ी खेती होती है, भारत में भी खेती होती है। फार्मास्यूटिकल्स है, दवाइयाँ जो बनती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर हम कहें, वो तो बेसिकली पूरा का पूरा उद्योग जंगलों पर डिपेंड है। फर्नीचर है, बिल्डिंग्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे सीधे जंगलों पर डिपेंड करती हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा लगा है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी छोटी इंडस्ट्री है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड किए हुए हैं। हो सकता है कोई छोटी इंडस्ट्री हो जिसमें 5-7 लोग काम कर रहे हों, बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें 10-10 हज़ार लोग काम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं। हो सकता है कोई इंडस्ट्री बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही हो, कोई इंडस्ट्री टन्स के अंदर प्रोड्यूस कर रही हो। तो बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो सकती है। कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री अगर हम कहें, या कि कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग अगर हम कहें, तो ये अपने आप में लघु उद्योग हैं, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिजन्स। तो जहाँ पे कारीगरों द्वारा हाथ से काम किया जाता है, हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं। बास्केट वीविंग हो गया, पॉटरी है, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। सब कॉटेज इंडस्ट्री के टाइप्स हैं। अब जैसे कि टोकरी बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना है, दूसरे कोई हस्तशिल्प जो कुटीर हैं, वो सब इसी उद्योग के उदाहरण हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो अमाउंट भी कम यूज़ करती हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी कम इस्तेमाल होता है और पैसों का भी कम इस्तेमाल होता है, एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में
बहुत बड़े वॉल्यूम में चीज़ों को बनाती हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यानी कितना पैसा हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कम होता है, या अगर हम कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगानी पड़ेगी आपको, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, उनकी मशीनरीज बहुत महंगी आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा खर्चा बैठता है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब देखिए सिल्क वीविंग कहें या फूड को प्रोसेस करने की जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि कई सारे मुरब्बे बनाना हुआ, आंवला के मुरब्बे बनाना हुआ, यानी कि अचार बनाना हुआ अगर हम कहें, तो पिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने आप में छोटी इंडस्ट्री है। उसके बाद फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो अगर हम कहें कि जो ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन है वो अपने आप में, या हैवी मशीनरी की जो प्रोडक्शन है वो अपने आप में कैसी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ऑनरशिप देखें तो इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर। तो इंडस्ट्रीज़ किस किस चीज़ में हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है, पब्लिक सेक्टर में हो सकती है, या कोऑपरेटिव सेक्टर में हो सकती है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ किसी एक पर्सन की होगी, या किसी इंडिविजुअल ने ले रखी होगी, या एक ग्रुप ऑफ पर्सनस होंगे, उनकी इंडस्ट्री हो सकती है। जैसे कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखें या टाटा सन्स देखें, तो ये कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये या तो किसी इंडिविजुअल की है, रिलायंस अगर देखें तो किसी इंडिविजुअल की हुई, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की ही कुछ लोगों ने मिलकर कोई इंडस्ट्री खोली हुई है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार द्वारा चलित होती हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे करके कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे जॉइंट वेंचर बना दिया जाता है कि सरकारी इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्री को मिला के कुछ समय के लिए एक इंडस्ट्री बना दी जाती है, जिससे कि कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके। तो मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर। अब देखिए 1970s में, 1980s में अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी के टाइम पे मारुति को लाया गया था भारत में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। भारत में तब तक भारत की कोई कंपनी नहीं थी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो जब भारत की कोई कंपनी नहीं थी, कोई इतना ज़्यादा सेक्टर मजबूत नहीं था भारत में, तो उस टाइम पे मारुति को लाया गया। गवर्नमेंट ने मारुति को सपोर्ट दिया कि मारुति भारत की कंपनी रहेगी। बाद में सुजुकी के साथ टाई अप किया गया, जापानीज़ कंपनी के साथ, जिसने भारत में आके गाड़ियाँ बनानी शुरू करी, और मारुति 800 जो है आते ही हिट हो गई। तो मारुति उद्योग लिमिटेड एक एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर का। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। जैसे कि अमूल की अगर हम बात करें तो अमूल है, तो अमूल डेयरी जो अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे भारत में, आप किसी भी शहर में जाएंगे आपको अमूमन अमूल का जो प्रोडक्ट है वो मिल ही जाएगा। तो अमूल जो है वो अपने आप में कैसा सेक्टर है, एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकारी संस्था है, जहाँ पर जो किसान हैं जो वहाँ पे दूध लेके आते हैं उस कंपनी में, अमूल की फैक्ट्रीज़ में, वो ही उसके मालिक हैं। तो आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड अगर हम कहें, यूनियन लिमिटेड, अमूल और सुधा डेयरी, ये सब सक्सेस स्टोरीज़ हैं किसके, एक कोऑपरेटिव वेंचर के। फिर बात आती है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन इफेक्ट होती है, यानी कि कोई इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी और वहीं पे वो क्यों लगेगी, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो वो क्या कारण है वो समझते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि कच्चा माल कहाँ पे मिलेगा। मान लेते हैं अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, यानी कि जो लोहे के ऊपर काम करने वाली इंडस्ट्री है, तो अमूमन वो उस जगह पे लगानी चाहिए जहाँ पे आसपास लोहा मिलता हो, यानी कि आयरन ओर यानी कि लो अयस्क मिलता हो। अब मान लेते हैं लो अयस्क तो मिल रहा है बिहार में या झारखंड में, उड़ीसा में, और फैक्ट्री लगा दी हमने उत्तराखंड के अंदर, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। या यूपी में फैक्ट्री लगा दी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के पास में ही फैक्ट्री का होना चाहिए, जिससे कि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ईजिली कम समय में कम खर्चा करके फैक्ट्री तक पहुँच सके। ज़मीन कहाँ पर ईजिली अवेलेबल है, पानी कितना अवेलेबल है वहाँ पर, लेबर मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, पावर है नहीं है वहाँ पे, फिर कैपिटल कितना पैसा वहाँ पे लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं है, मार्केट की फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये सब चीज़ों के बारे में पता होना उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ सिचुएटेड होंगी या तो इन सभी ये सारे के सारे फैक्टर्स, या इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हों जो उस कंपनी के फेवर में हो, तो वहीं पर एक कंपनी लग जाएगी। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स। अब
कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सब्सिडाइज्ड पावर हुई, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सो दैट इंडस्ट्रीज़ में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कुछ बैकवर्ड एरियाज में लोकेटेड होती हैं। फिर देखते हैं औद्योगिक प्रणाली कैसी है। इंडस्ट्रियल सिस्टम की अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल सिस्टम किस तरह से है, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स। अब देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा होता है कि उसके अंदर इनपुट्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे दे रहे हैं, फिर वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। जिस तरह से एक कंप्यूटर काम करता है कुछ वैसे ही है, आपने कुछ इनपुट दिया, कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग होगी, फिर कुछ आउटपुट आएगा। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल सिस्टम भी ऐसे ही है कि इंडस्ट्री में कुछ रॉ मटेरियल लगता है इनपुट के रूप में, वहाँ पे आप मशीन के द्वारा उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं और बाद में फिर बाहर आउटपुट निकलता है। इनपुट्स क्या हो सकते हैं कि इनपुट आपने रॉ मटेरियल इनपुट में दिया, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये सब इनपुट है। प्रोसेस के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं और वो रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। फिर औद्योगिक क्षेत्र की बात अगर हम करें तो दुनिया भर में क्या क्या इंडस्ट्रियल रीजन्स अगर हम वो देखें तो इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या हुए, एक क्षेत्र की अगर हम बात करें, रीजन की अगर हम बात करें, रीजन में क्या होता है कई सारी कंपनीज, कई सारी फैक्ट्रीज होती हैं, वो पास पास में होती हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं इमर्ज होती हैं व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जब कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं लोकेट होती हैं क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, और वो जो उनकी क्लोजनेस है उसके बेनिफिट्स को शेयर करती हैं। कई सारे जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं दुनिया के, वो नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न एशिया है। तो कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं दुनिया के वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ मैप से भी शो हो रहा है, हम इसको जूम कर देते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन है। आप देखिए यहाँ पे यूरोप में, यहाँ पे अमेरिका में है, यहाँ पे फिर यूरोप के अंदर है, ये नॉर्थ अफ्रीका में है, फिर ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे खूब सारे आपको इंडस्ट्रियल रीजन मिल जाएंगे। और ये तो पूरी यूएसए तो अपना में पूरी वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो भारत को भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, वो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ये गंगा वैली के आसपास ये जो एरिया है, मुंबई और पंजाब का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, ये सब जो रीजन है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये सारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है भारत का। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन दी टेम्परेट एरियाज। तो जो थोड़े ठंडे इलाके हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड हैं, समुद्र के आसपास लोकेटेड हैं, नियर सी पोर्ट्स, और या फिर कोयले के जो फील्ड्स हैं, कोल फील्ड्स जो हैं, या फिर वहाँ पे लोकेटेड हैं। इस तरह से जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ये यहाँ पर लोकेटेड है। इंडस्ट्री ज़्यादातर इन जगहों पे लोकेटेड है। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। भारत में कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं। अब जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर हुआ, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है आंध्र प्रदेश की, गुड़गांव दिल्ली मेरठ का क्षेत्र है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। तो यानी कि कई सारे अलग अलग राज्यों में अगर हम भारत के देखें तो अलग अलग राज्यों में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रीजन देखने के लिए मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बात करें तो भारत में और दुनिया में भी अगर हम देखें तो बहुत ही खतरनाक भयानक जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ है वो 1980s में हुआ है। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की इंटरवीनिंग राइट में भोपाल के अंदर एक डिज़ास्टर हुआ जिसमें एक बहुत ही हार्मफुल गैस निकल के आई, जिसके वजह से वहाँ पे हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ऑफ ऑल द टाइम अकर्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड रात में 12:30 बजे। इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम आपको ध्यान रखना है। कई सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तराखंड ने भी कई बार पूछा है। तो जो हाईली पॉइजनस गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड, देखिए एक तो हाइड्रोजन साइनाइड है और एक मिथाइल आइसोसाइनेट है, तो ये दोनों रिलीज हो गई एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। तो एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी जहाँ पर आपके पेस्टिसाइड बनाए जाते थे, यानी कि वो चीज़ें बनाई जाती थी जो हम खेती के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से गैस रिलीज़ हो गई। ऑफिशियल डेथ टोल 3598 था 1989 तक। अब आप मान सकते हैं अगर 3590 लोगों को, 3500 या 3600 लोगों को सरकार ने कहा है जो मारे गए हैं, तो एक्चुअल अमाउंट में कितने हज़ार लोग मारे गए होंगे
हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स, जैसे कि ब्लाइंडनेस हुआ, अनपेयर्ड इम्यून सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं, या और भी कई सारी बीमारियां हैं। बहुत सारे केसेस रोज़ाना न्यूज़ में आते रहते हैं कि कई सारे लोगों को केस लड़ रखा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी के जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन का अमाउंट ज़्यादा दिया जाना चाहिए। इन अनदर इंसिडेंट 23 दिसंबर 2005 में ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ कियाओ चोंगिंग चाइना 243 पीपल डाइड। तो वहाँ पे एक गैस वेल था जहाँ से गैस निकल रही थी, नेचुरल गैस मिलती थी, उसमें ब्लो आउट हो गया, यानी कि वो उसमें आग लग गई। उसकी वजह से 243 लोग मर गए, वहाँ पे 9,000 इंजर्ड हो गए और 64,000 इवैक्यूएट हो गए। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो कई सारे लोग इस वजह से मारे गए क्योंकि एक्सप्लोजन होने के बाद वो वहाँ से भाग नहीं पाए। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आइज स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। और जो लोग वहाँ से नहीं भाग पाए वो गैस की वजह से उनकी आंखों में, स्किन पे, लंग्स में उनकी जलन हो गई और उसकी वजह से जलकर वहाँ पे उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आता है रिस्क रिडक्शन मेजर्स, यानी कि हम क्या करें जिससे कि जो जोखिम है वहाँ पे वो कम हो सके इंडस्ट्रीज़ में। तो गाइज इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, ज़रूर बताइए। वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो वो भी जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।